नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक अलग टॉपिक लेकर आए हैं भी आपके सामने, क्योंकि हिंदी व्याकरण के हम बहुत से टॉपिक कर भी चुके हैं और वैसे ही क्रमानुसार ये अगला है एक, क्योंकि शब्द के टॉपिक में हमने पढ़ा था भी विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से थे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये क्या थे भी विकारी शब्द। और फिर क्या उनका अब हम क्रमवार अध्ययन करेंगे। आज हमारा जो अध्ययन का विषय है वो है भाई संज्ञा, और इसी तरह से हम सभी का अध्ययन कर लेंगे धीरे धीरे, सर्वनाम का, फिर विशेषण का, क्रिया, अव्यय, सब का कर लेंगे भाई। अब देखो संज्ञा क्या है भाई। संज्ञा से पहले हम एक बात अपनी समझ बनाते हैं। पहले वैसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आज फिर देखिए आप, जैसे शब्द और पद। अब शब्द क्या है भाई, जैसे राम है और राम पढ़ता है, यहाँ क्या ये पद बन गया भाई, यहाँ क्या ये पद है, यानी कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो क्या है, पद बन जाता है। शब्द की दो विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। एक तो होता है शब्द हमेशा स्वतंत्र होता है और एक सार्थक होता है भाई। और इसी तरह से पद क्या है, सार्थक होगा लेकिन स्वतंत्रता पद की विशेषता नहीं है। ये वाक्य में व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है और उन नियमों के अनुसार इसको कार्य करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि शब्द और पद आप समझ गए। शब्द क्या है कि ये तो है स्वतंत्र और सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं भाई, पद बन जाते हैं। और फिर वाक्य किसे कहते हैं, तो पदों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, हम वाक्य कहेंगे। ये सब हम कर चुके हैं पिछले क्लास में चर्चा। आज हमारा जो अध्ययन का विषय है वो है संज्ञा। अब ये क्यों बचा है, तो पद देखो, ये बताने का एक यहाँ एक मकसद है भाई आप लोगों को समझाने का कि पद के 5 भेद होते हैं भाई। कौन कौन से 5 भेद होते हैं भाई? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। और उन्हीं में से जो एक भेद है संज्ञा, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो ये आपके लिए जरूरी था जानना। आज अब हम अपने विषय पर लौटते हैं। संज्ञा के बारे में आज हम विस्तृत जानकारी लेंगे। संज्ञा, संज्ञा के भेद और फिर उनकी परिभाषाएं और उनकी उदाहरण सहित व्याख्या। अब संज्ञा क्या है भाई? संज्ञा को यदि हम कोई दूसरा नाम देना चाहें तो नाम ही है। संज्ञा का दूसरा नाम ही कह सकते हैं भाई इसको। यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को हम उसकी पहचान के लिए एक संज्ञा देते हैं, उसको हम नाम देते हैं, तो वो क्या है, संज्ञा होती है भाई। अब संज्ञा देखो, संज्ञा की व्याकरणिक दृष्टि से हम परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? संज्ञा की परिभाषा की संज्ञा की परिभाषा लिखो भाई, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द। सबको पता है ये परिभाषा, फिर भी लिख लो। भाव का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं भाई? संज्ञा होते हैं। किसी भी प्राणी का, वस्तु का, स्थान का या भाव का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं भाई? संज्ञा होते हैं। अब देखो, आपका कोई नाम है, हम सब का कोई ना कोई नाम है, वो हमारी पहचान है, यानी कि वो क्या है, संज्ञा है। हर वस्तु की एक स्थायी पहचान बनाने के लिए हम उसको एक विशेष संज्ञा यानी कि उसका एक नाम देते हैं। हर चीज का नाम है। तो अब देखो, यादृच्छिक ध्वनियां बोलते हैं भाई उनको। देखो वर्ण की परिभाषा, स्वर की परिभाषाओं में हम एक, अगर व्याकरणिक दृष्टि से, और अब बड़े हो गए हो, बड़े जो परीक्षा उपयोगी लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उनके अनुसार यदि हम परिभाषा देखें तो स्वर की परिभाषा होती है अभी वे यादृच्छिक ध्वनियां जो आवाज गति से हमारे मुख विवर से बाहर निकलती हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब ये जो यादृच्छिक ध्वनियां हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि वैसे तो बच्चे पढ़ते आए कि जो स्वतंत्र रूप से जिनके बोलने में किसी दूसरे वर्णों की सहायता न लगे वो स्वर है, लेकिन ये जो हमने एक व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध परिभाषा की जो शुद्धता और गंभीरता आपके सामने प्रस्तुत की, उसमें हमने एक शब्द बोला भाई यादृच्छिकता।
यादृच्छिक। अब यादृच्छिक क्या होता है भाई? यादृच्छिक ध्वनियाँ, ये बोला भाई शब्द। अब यादृच्छिक ध्वनियाँ क्या है कि प्रत्येक वस्तु के लिए, जैसे इसका भी अपना एक नाम है, इसका अपना एक नाम है, हर चीज का अपना नाम है, किसी वस्तु का अलग नाम, व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अलग अलग नाम है। यानी कि ये यादृच्छिक ध्वनियाँ होती हैं। कुछ वस्तु की पहचान के लिए हम जो ध्वनियाँ निर्धारित करते हैं उनको बोलते हैं यादृच्छिक ध्वनियाँ, और जो सर्वसहमति से सबके द्वारा मान ली जाती हैं। अब ये नहीं है कि मैं तो इसको बोलूँ कि ये बोर्ड है और आप इसको और कुछ बोलते हो, नहीं। सभी इसको क्या कहेंगे भाई? पहले ब्लैक बोर्ड होते थे, अब ये क्या है? व्हाइट बोर्ड है। इसी तरह से ये क्या है भाई? मार्कर है। ये नहीं है कि आप इसको और कुछ बोलते हो। ये सामने देखो कुर्सी रखी हुई, आप लोग बैठे हुए हो, इसको क्या आप कुर्सी ही बोलोगे? ये तो है नहीं कि इसको और कुछ बोलोगे आप। सब ने मान लिया है कि ये कुर्सी है, तो ये क्या है कि यादृच्छिक ध्वनि बन गई प्रत्येक वस्तु के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने विषय के ऊपर कि आज हम जो पढ़ेंगे वो है भाई संज्ञा। अब देखो संज्ञा क्या है, ये हमने देखा। अब हम संज्ञा के भेद देखते हैं भाई। संज्ञा के भेद हैं भाई 3। पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। वैसे कई व्याकरण है जो अच्छी व्याकरण है, उनमें भी लिखा हुआ है कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उसमें जो जातिवाचक संज्ञा के हम जो भेद करते हैं ना, उपभेद, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, उनको अलग से मान लिया जाता है अर्थ के आधार पर। तो ऐसे जो डाउट वाले प्रश्न होते हैं वहां नहीं पूछे जाते, और अब अगर पूछा भी जाएगा आपको तो आपको 3 ही बताने, क्योंकि अब आप छोटी कक्षा में नहीं हो। अब देखो इसका अपना एक रीजन है। हम अब 3 भेद देखो। सबसे पहले तो क्या है भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम ये जानकारी लेंगे, फिर इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। दूसरी क्या है भाई? जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरी क्या है भाई? भाववाचक संज्ञा। ये 3 संज्ञा होती हैं फिर भाई संज्ञा के भेद। और फिर जातिवाचक संज्ञा के फिर से 2 भेद किए गए हैं। एक तो क्या है भाई? द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक क्या है भाई? समूहवाचक संज्ञा। देखो ये डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, क्योंकि जो ऑथेंटिक से ऑथेंटिक प्रामाणिक जो कोई भी पुस्तक है ना, वहां से आपको पढ़ाया जाता है यहाँ। क्योंकि बड़ी से बड़ी कक्षाएं और छोटी से छोटी सभी कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए भाई अच्छी प्रामाणिक किताबों से ही पढ़कर, क्योंकि गलत पढ़ने से अच्छा है न पढ़ा जाए। अब देखो ये है भाई हमारी, पहले तो संज्ञा के भेद देख लीजिए आप। अब हम बारी बारी देखते हैं भाई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और आप ये मत समझना कि ये बहुत आसान है, इसको हम क्या पढ़ें। अब आगे आगे उदाहरण मैं आपको बताऊंगी, और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न देखना आपको नहीं आएंगे। इतना आसान भी नहीं है जितना आप मान लेते हो। प्रत्येक टॉपिक की गहनता से जानकारी लोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको जानकारी ऐसी मिलेगी जो कभी भी आपने नहीं पढ़ी या सुनी होगी। अब देखो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। सबसे पहले अब हम चलते हैं भाई व्यक्तिवाचक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं भाई प्रॉपर नाउन। अब इसको देखो, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द कौन से होते हैं भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि व्यक्ति, स्थान, देखो किसी व्यक्ति का, स्थान का और वस्तु का, यानी कि इन सब का जो नाम होता है ना, वो क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। तो इसकी परिभाषा आप लिख लेना कि जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं या बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे भैया। अब देखो जैसे देखो भाई, जैसे देखो कोई भी नाम ले लो आप किसी का भी, जैसे राम है। इसी तरह से देखो जैसे हमने लिखा भाई नदी, नदी लिख दिया, और एक लिखा है गंगा। अब देखो ये बताओ कि इसमें व्यक्तिवाचक, अब अगर नदी देखोगे ना आप तो नदी व्यक्तिवाचक हो नहीं सकती, क्योंकि नदी तो बहुत सी है, लेकिन गंगा नदी एक ही है। तो इसका मतलब क्या है
किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम में क्या है कि वो एक ही है वो चीज, ये नहीं है कि बहुत सी चीजों का वो नाम हो सकता है। तो जैसे और एक आध देखो, जैसे कोई भी नहीं, जैसे किसी भी शहर का नाम लिख लो, आप दिल्ली लिख लो, कोई भी नाम लिख लो भाई, और लिख लो जैसे पटना लिख लो भी। इसी तरह से कुछ ये ऐसे है भाई जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जो नाम है वो क्या आएगा भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ये तो बिल्कुल आसान है। अगली देखते हैं भाई जातिवाचक संज्ञा, और वहां से ही प्रश्न पूछा जाता है हर परीक्षा में। अब देखो जातिवाचक संज्ञा में क्या करेंगे हम, ये क्या है कि ये वो शब्द है जो किसी जाति विशेष का बोध करवाते हैं भाई। यानी कि ये नहीं है कि एक ही ये किसी राम है, ये तो एक अपने नाम को, लेकिन उस विशेष एक जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं भाई, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे लिखो भाई कि जो संज्ञा शब्द किसी विशेष जाति का बोध कराते हैं वो होते हैं भी जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे उदाहरण से समझो इसको, जैसे देखो नदी है, अब ये हमने लिखा गंगा, वो तो व्यक्तिवाचक में चला गया, लेकिन नदी क्या है भाई, जैसे इसी तरह से पर्वत है भाई। अब देखो पर्वत है, यदि हम हिमालय लिख देंगे तो फिर क्या वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, लेकिन पर्वत किस में है भाई, पर्वत पहाड़। इसी तरह से देखो भाई जैसे लड़का या लड़की है, अब देखो ये अगर नाम लिख दिया तो व्यक्तिवाचक में था, लेकिन ये पूरी जाति का बोध करवा रहा है तो ये क्या है, जातिवाचक में है भाई। अब जातिवाचक संज्ञा में कुछ प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं भाई, वो देखेंगे हम। जैसे पूछा गया था, अब आप बताओ, अब तो आप बता ही दोगे क्योंकि मैंने बता दिया, वरना आंधी और तूफान दोनों शब्द पूछे गए हैं कि ये कौन सी आंधी, देखो ऐसे कि ऐसे प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी संज्ञा है। इसी तरह से तूफान, आंधी और तूफान हम किस में रखेंगे, जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। और इसके उपभेद है ना, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, वहां से भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रश्न बनेंगे। तो अब हम इसके उपभेद देखते हैं भाई ऊपर जातिवाचक संज्ञा की। अब जातिवाचक संज्ञा के जो भेद किए गए थे फिर से दो, उसमें हम जो पहला देखेंगे भाई वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा आप सब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ क्या है भाई, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, उसको क्या कहेंगे भाई, हम द्रव्यवाचक कहेंगे। जिससे कोई वस्तु बनी होती है उस सामग्री का, यानी कि द्रव्यवाचक आप कह सकते हो कि द्रव्य यानी कि तरल पदार्थों, जैसे तरल पदार्थ हैं वो इसमें शामिल होंगे। और धातुएं जैसे देखो सोना चांदी सब, पहले परिभाषा लिखो, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का पता चले जिससे उसका निर्माण हुआ है या जिससे वह बना है। अब जैसे देखो भाई, जैसे द्रव्यवाचक में हम देखेंगे भाई, जैसे देखो सोना है, सभी धातुएं इसमें आएंगी भाई, सोना चांदी लोहा कुछ भी है वो इसमें आएगा भाई। और देखो एक ये ऊन कई बार पूछा गया भाई, इंपॉर्टेंट लगाना इसको आप, ऊन किस में आएगा भाई, ऊन को हम रखेंगे किस में, द्रव्यवाचक में रखेंगे। और द्रव पदार्थ है, जैसे जो तरल पदार्थ होते हैं ना, जैसे घी है तेल, वो भी इसमें ही आएगा, घी तेल है, चीनी है, जैसे दही घी सब। और गैसीय पदार्थ है जैसे, वो भी इसी में रखेंगे भी हम। गैसीय पदार्थ में आप सभी गैस लगा लो भाई, कोई भी गैस, जैसे ऑक्सीजन है,
नाइट्रोजन है, कोई भी गैसीय धुआं है, जैसे पूछा गया है भाई धुआं, एक बार ये भी किस में रखेंगे, हमें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। और एक और पूछा गया है भाई प्रश्न, राजस्थान की किसी परीक्षा में पूछा गया था भाई लकड़ी, तो देखो लकड़ी भी हम इसी में रखेंगे भाई, लकड़ी भी हम किस में रखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखेंगे लकड़ी को भी हम। तो ये ऐसे शब्द है सबसे महत्वपूर्ण, आप इसको लगा के चलो, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न पूछा जाता है। देखो आंधी तूफान आ चुका है, लकड़ी आ चुका है, सोना भी पूछा जा चुका है, ये धातुएं, तो गैसीय पदार्थ भी पूछे गए हैं एक दो बार। तो ये सब किस में आएंगे भाई, अब गलत नहीं होना चाहिए आपका, ये सब आएंगे भाई द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और द्रव्यवाचक संज्ञा अगर नहीं मिलती है तो फिर आपको जातिवाचक मिलेगी, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा का ही उपभेद है द्रव्यवाचक, तो हम इनको जातिवाचक संज्ञा भी फिर मानेंगे। अब अगला देखते हैं हम जातिवाचक का ही जो दूसरा भेद है, लिखो इनको। दूसरा हम लिखेंगे भाई अब समूहवाचक संज्ञा। अब समूह, किसी समूह का बोध करवाएंगे भाई। देखो व्यक्तिवाचक में तो एक वस्तु एक व्यक्ति का बोध था, लेकिन यहाँ क्या होगा कि समूह का बोध होगा, नाम से ही लग रहा है, तो लिखो समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा में क्या है, जो संज्ञा शब्द समूह का या संगठन का या समुदाय का बोध करवाते हैं वो क्या होते हैं भाई, समूहवाचक संज्ञा होती हैं। जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं वो क्या होते हैं भाई, समूहवाचक। अब जैसे देखो भाई, जैसे देखो परिवार है भाई, अब परिवार ये तो है नहीं कि परिवार एक आदमी से, परिवार तो एक दो तीन चार जितने भी आदमी हैं उन्हीं से तो बनकर मिलकर बनेगा, एक से अधिक आदमी होंगे परिवार। अब आप अकेले हो और यदि आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो तो वो आपका परिवार है सारा, या फिर आप बिल्कुल अकेले और आपकी शादी हो जाती है तो जो पति पत्नी है वो आपका एक परिवार बन गया। तो इस तरह से क्या है, परिवार किस में आएगा, समूहवाचक में आएगा भाई। और फिर इसी तरह से देखो सेना, ये तो नहीं है कि एक सैनिक है आप उसको सेना बोल दोगे, उसमें बहुत से सैनिक होते हैं। इसी तरह से देखो कोई भी आयोग है, कोई भी संगठन, किसी तरह का भी संगठन आयोग हम बनाएंगे तो वो इसमें आएगा भाई। जैसे समिति है कोई, ये पूछे जाते हैं भाई ऐसे, तो याद रखना, ये तो आसान है, याद भी रह जाएगा। इसी तरह से देखो एक बार पुलिस है, पूछा गया है भाई पुलिस, और एक बार पूछा गया, मुझे नहीं पता कौन सी परीक्षा थी वो, लेकिन उसमें पूछा गया भाई ताश, और पूछा गया कि कौन सी संज्ञा है इसमें। तो देखो ताश ये नहीं है कि वो एक पूरी गड्डी होती है और उसमें 52 पत्ते होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं ताश। तो ताश क्या है, फिर समूह में जाएगा भाई, जो चीजें समूह में होंगी ना भाई वही। जैसे कोई भी टीम है, सभा है, और देखो एक बार ये पूछा गया शब्द है भाई ऑर्केस्ट्रा, ये शब्द भी पूछा गया है भाई, तो इसको याद रख लेना आप, ये भी समूह में जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में। ये थे भाई संज्ञा के, हमने जातिवाचक संज्ञा के भी देखा। अब एक हमारा बच गया है बस भाववाचक संज्ञा, उसके बारे में हम देख लेते हैं, फिर संज्ञा का टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। अब भाववाचक संज्ञा में क्या है भाई, लिखो तीसरा जो भेद है संज्ञा का वो क्या था भाई, भाववाचक संज्ञा। यानी कि जो संज्ञा शब्द किसी भाव गुण दशा आदि का ज्ञान कराते हैं, भाव गुण
दशा का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अब देखो भाई, जैसे कैसे एक आध उदाहरण से हम देखें तो भाववाचक संज्ञा में देखो, जैसे क्रोध है भाई। अब क्रोध देखने की चीज तो नहीं है, लेकिन हाव भाव से, बोलने से आपको पता लग जाता है कि ये आदमी क्रोधित है, उसके भाषा के प्रभाव से। इसी तरह से देखो भाई, मिठास है। अब आपने खाया क्या आप बता सकते हो, लेकिन मीठा होगा तो आप मीठा बताओगे, कड़वा होगा तो कड़वा। तो ये क्या है, भाव है जिनको हम बता नहीं सकते, ये सिर्फ दिखाई दे, महसूस किए जाते हैं। इसी तरह से देखो, जैसे यौवन है भाई। कालीमा शब्द एक बार पूछा गया था भाई, कालीमा शब्द कि ये कौन सी संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है भाई। अब देखो, कुछ शब्द ऐसे हैं भाई जो कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा तो जातिवाचक संज्ञा का काम करती है, और जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा का। कई बार वहां से भी प्रश्न एक दो बार पूछे गए हैं, तो वो भी डाउट क्लियर करना जरूरी है। तो हम देखेंगे कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक कब बनती है, उसके बारे में देखेंगे हम। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक बन जाती है। देखो, आज हम कहें कि जयचंदों से बचो, या कुछ भी लिख लो भाई, देश को जयचंदों से खतरा है। ये कई बार हम प्रयोग करते हैं। वैसे तो देखो, जयचंद क्या है भाई, एक नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन ये जातिवाचक क्यों है, क्योंकि जयचंदों से बचो, यहाँ ये नहीं है कि इस आदमी से बचना है हमें, यानी कि इसने गद्दारी की थी तो गद्दार आदमियों से बचना है। ये एक पूरे जाति का बोध यहाँ करवा रहा है भाई, न कि किसी व्यक्ति विशेष का। इस तरह से देखो, आज बहुत देखो, कई बार हम बोल देते हैं कि मेरे घर में सभी हरिश्चंद्र हैं, मेरे घर में सभी हरिश्चंद्र हैं। अब ये तो है नहीं भाई कि सभी का नाम हरिश्चंद्र है। वैसे तो हरिश्चंद्र नाम है, तो इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या ये एक सत्यवादी पुरुष के रूप में कि हमारे घर में सभी सत्यवादी हैं, कोई झूठ नहीं बोलता, ऐसा मेरा घर है जहाँ पे सभी लोगों में जो हरिश्चंद्र की जो विशेषता थी जो रूढ़ हो गई है। यानी कि ये नहीं है कि हरिश्चंद्र के लिए हमें बताना पड़े कि हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। हम बोल देते हैं ना कई बार मजाक में या वैसे भी, बस ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो। इसका मतलब ये है कि कई बार हम वो समझ जाता है कि ये कहना क्या चाहता है, ये नहीं है कि उसका नाम बोल रहे हैं। तो ये क्या है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो वहां जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। तो यहाँ देखो, ऐसे आपसे पूछा जाएगा, जैसे ये वाक्य आ गया और ये रेखांकित करके पूछा जाएगा आपसे कि कौन सी संज्ञा है, तो फिर यहाँ आप व्यक्तिवाचक न बता के क्या बताएंगे, जातिवाचक संज्ञा है। और इसी तरह से यहाँ भी हम जातिवाचक संज्ञा बताएंगे। अब कई बार क्या है कि जाति विशेष का बोध कराने वाले भी किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाता है शब्द, और वहां जातिवाचक संज्ञाएं भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। तो वो भी क्योंकि अपवाद रूप में है तो पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो वो भी एक दो देखो। जैसे हमने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। अब देखो गोस्वामी, अब गोस्वामी तो क्या है भाई, गौओं की सेवा करने वाला क्या गोस्वामी। ये तो गोस्वामी ये नहीं है कि हम गोस्वामी कहते हैं सिर्फ तुलसीदास के लिए गोस्वामी का प्रयोग करते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ऐसे लिख दिया, तुलसीदास नहीं लिखा आगे, तो भी गोस्वामी जी ने ये ऐसे कि ऐसे पूछा गया है भाई, रामचरितमानस की रचना की।
या अकेला मानस भी बोल देते हैं इसको, कि मानस की रचना की, रामचरितमानस की रचना की। ये हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है भाई रामचरितमानस, जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। ये हमारे हिंदी लिटरेचर में हम अध्ययन करेंगे और ज़्यादा डीपली इसका। तो ये क्या है देखो, अब यहाँ क्या है, ये वैसे तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अब एक विशेष व्यक्ति के लिए आया है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस का अध्ययन किया। ये नहीं है कि ये कोई सामान्य किताब है, ये है भाई हमारे हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ। और यदि सच में अगर हिंदू है तो हर उसके घर में रामचरितमानस की प्रति आपको मिलेगी अवश्य। यदि पढ़ा लिखा परिवार है और वो अपने धर्म को मानता है तो प्रत्येक घर में ये प्रति मिलती है रामचरितमानस की। इसी तरह से देखो, अब ये क्या था, जातिवाचक जो संज्ञा थी ये किस में बदल गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल गई। अब यदि यहाँ हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे भाई, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से देखो हम लिखते हैं भाई शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास ये ग्रंथ लिखा है भाई इन्होंने। अब देखो शुक्ल इनका नाम आते ही हमारे हिंदी साहित्य में जो हिंदी लिटरेचर पढ़ा जाता है भाई, शुक्ल जी का नाम आते ही जो हिंदी लिटरेचर पढ़ने वाले बच्चे हैं वो समझ जाते हैं कि ये शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल के बारे में बातें हो रही हैं भाई। तो यहाँ ये क्या है, वैसे तो एक शुक्ल क्या है भाई, शुक्ल किसी का सरनेम है, बहुत से लोगों का है, ये एक जाति का सूचक है, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है तो ये व्यक्तिवाचक। इसी तरह से गुप्ता जी बोल देते हैं हम। तो ये सब क्या है भाई कि जो जाति सूचक शब्द एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त करते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है भाई, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का काम करती है जातिवाचक संज्ञाएं। अब देखो हम कुछ जैसे बनाने सीखते हैं भाई, कई जैसे संज्ञा, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं, या विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं, ये भी पूछ लेते हैं। तो कुछ एक दो महत्वपूर्ण यहाँ लिखते हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछी गई है। अब देखो भाई पुरुष क्या है भाई, सब आप जानते हो पुरुष क्या है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अब इससे यदि भाववाचक संज्ञा बनानी होगी तो हम क्या लिखेंगे भाई, पुरुषत्व। ये फिर क्या बन गई भाई, भाववाचक संज्ञा बन गई है। इसी तरह से देखो जैसे नारी है, इससे क्या बनेगा भाई, नारीत्व बन गया। और गुरु से गुरुत्व, ये पूछी गई है, गुरु से गुरुत्व ऐसे बनवा लिया जाता है भाई। तो आप इस तरह से बना सकते हो आराम से। इसी तरह से ये तो देखो भाई जातिवाचक संज्ञा से क्या, भाववाचक, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं भाई, और ये कैसी थी, जातिवाचक संज्ञाएं। आपके पास कोई भी व्याकरण की किताब हो वहां से आप अभ्यास किया करो ऐसे शब्दों का। अब देखो जैसे सर्वनाम है भाई, अपना है, अपनतव। अब कुछ देखो सर्वनाम से बनाएंगे, जैसे अपना है, अपने से क्या, अपनतव या अपनापन भी आप कह सकते हो, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। इसी तरह से मम निज है, निज से निजतव बन गई या निजतव। और इसी तरह से देखो भाई जैसे विशेषण से हम बनाते हैं तो सुंदर से जैसे सुंदरता, सुंदर है विशेषण है, और सुंदरता या सौंदर्य बन गया भाई क्या, भाववाचक संज्ञाएं। तो इस तरह से हम संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से, या फिर क्रिया से जैसे चढ़ना से चढ़ाई, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाएं हम अलग अलग बनाते हैं। ये सब आज हमने देखा भाई विकारी शब्दों में पहला संज्ञा का संपूर्ण अध्ययन आपको करवाया गया है। जो परीक्षाओं में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी बताए जाते हैं प्रत्येक क्लास में। ये नहीं है कि आज इसी क्लास में, हर क्लास में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको बताया जाता है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे। और फिर और बाकी तो आपके ऊपर है भाई, अभ्यास तो आप ही करोगे क्योंकि परीक्षा तो आपको देनी है, और हमारी मेहनत में कहीं आपको कमी नहीं दिखेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।